एवरीवन, आज हम बेटा इस वीडियो में जो रशियन रेवोल्यूशन का रिमेन पार्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि रूस में समाजवाद के लिए विभिन्न संगठन बन गए थे और विभिन्न ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाजवाद का फेवर किया था। अब बात आती है कि रशिया में उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उथल पुथल का समय था, यानी कि सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा था, कुछ भी नया हो रहा था, कुछ पुराना हट रहा था। इस तरह से रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश राजशाही का मतलब होता है राजा का बिना रोक टोक शासन करना, यानी कि निरंकुश, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश या पाबंदियां ना हो। तो अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादी जो थे उन्होंने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है आंदोलन चलाए। समाजवादी क्रांतिकारियों ने किसानों और मज़दूरों के बीच काफ़ी काम किया उन्होंने, और रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों और इस्लाम में आधुनिकीकरण के समर्थक मुस्लिम बहुल इलाके, जिन्हें जदीदियों कहा जाता था, कई बार क्या होता है कि जदीदियों से आपका क्या अभिप्राय है, तो मुस्लिम बहुल इलाके उन्हें जदीदियों कहा जाता था, उनको समाजवाद की जो धारा थी उसको समर्थन मिला। रूसी मज़दूरों के लिए 1904 का जो साल था वो बहुत बेकार था। उनके वेतन में 20% गिरावट आ गई थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, और जो 1904 में जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की जो समिति गठित हुई थी उसमें भी उसके 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया था। तो मज़दूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया था। उनके काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए गए, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए वो हड़ताल पर चले गए। यानी कि जब उनका वेतन कम हो गया, घंटे फिक्स नहीं थे, तो उन्होंने 1904 में हड़ताल कर दी थी। और इसी दौरान उन मज़दूरों का एक जलस, किसके नेतृत्व में, एक पादरी था चर्च का, गैपॉन, उसके नेतृत्व में जार के महल पर पहुंच गया था। लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी उसने इन पर गोलियां चला दी थी और 100 से भी ज़्यादा मज़दूर मारे गए थे और 300 से भी अधिक घायल हो गए थे। और उस दिन क्या था, रविवार था, तो इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए खूनी रविवार क्या है, तो 1905 में जो पेट्रोग्राद के जो सैनिक, जो मज़दूर थे, उन्होंने हड़ताल कर दी और एक जुलूस जार के महल के सामने जा पहुंचा। उस पर सैनिकों ने गोलियां चलाई और 100 से ज़्यादा मज़दूर घायल हो गए और 100 से ज़्यादा मारे गए और 300 घायल हो गए। तो उसी को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इस घटना का सारे देश में, पूरे रूस में विरोध होने लगा। विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का, विश्वविद्यालयों का बहिष्कार कर दिया, वो बंद हो गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मध्य परिय के जो कामगार थे, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अब एक और नया संगठन बन गया, यूनियन ऑफ यूनियंस। इसने क्या मांग रखी थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। 1905 की क्रांति के दौरान जार को एक परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। जो जार था उसने 1905 में जब इस तरह का विरोध देखा तो उसने एक ड्यूमा, एक संगठन, या एक जिसे आप संसद कह सकते हो, कि ठीक है वो बनाए जाए और उसकी सलाह से राजा कार्य करेगा। 1905 में कई बार आता है ड्यूमा पर संक्षिप्त नोट लिखें, 3 नंबर में आता है बेटा। तो ड्यूमा का गठन 1905 में जार की परामर्शदाता संसद के रूप में हुआ था। और क्रांति के कुछ दिन तक ही फैक्ट्री मजदूरों को बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही थी, लेकिन जल्द ही उन्हें अनधिकृत, यानी कि जो वैलिड नहीं थी, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और उन पर पाबंदियां लगा दी थी। जार ने पहली ड्यूमा, तो मात्र जो पहली ड्यूमा गठित की गई थी, तो उसकी सलाह उसको अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने क्या किया था कि उसने उसको 75 दिन के भीतर ही
बर्खास्त कर दिया, दूसरी को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया। वह किसी भी तरह की जवाबदेही, अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। अब ड्यूमा जो थी, वो संसद जो थी, उसके सदस्य उसको सलाह देते थे ऐसे करने ऐसे, तो वो तो निरंकुश राजा था, वो किसी भी तरह का तो उसने उनको बर्खास्त कर दिया। अब पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी कि 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया और रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो उस समय पर रूस में क्या परिवर्तन आए। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की थे और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। ठीक है, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब यह युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे जो जर्मन विरोधी भावनाएं दिन ब दिन बलवती होने लगी, क्योंकि जर्मनी उनके अपोजिशन में युद्ध लड़ रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया। जारिना, जार की पत्नी थी, जो निरंकुश शासक था ना, जो जार निकोलस जार, उसकी पत्नी जो थी वो अलेक्जेंड्रा थी और वो जर्मनी मूल की थी, यानी कि वो जर्मन थी। और उसके घटिया सलाहकार और खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बनाया, यानी कि उनकी पॉलिसीज ही गलत थी। उसकी पत्नी ज़्यादा इंटरफेयर करती थी राजनीति में और वो गलत निर्णय ले लेते थे। एक तो उससे जो राजशाही थी उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, पूर्वी मोर्चे में फ्रांस के साथ उनका युद्ध चल रहा था और पश्चिम में विश्व युद्ध चल रहा था, और जो रूसी सैनिक थे वो बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे, उनकी हार हो रही थी। और जब सेना की हार हो रही थी तो धीरे धीरे रूसियों का मनोबल टूट रहा था। और 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे रशिया के, और पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन यहाँ पर शरणार्थी ना रह सकें। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सैनिकों के लिए ज़्यादा होती थी, शहर में खाद्य पदार्थों की कमी हो रही थी और दिन ब दिन हार का सामना करना पड़ रहा था। तो रशियन जो थे वो भी, और जो सेना थी, सभी में आक्रोश था, सभी ही जार के विरुद्ध हो गए। और उसका असर क्या पड़ा, विरुद्ध तो वो हो ही गए और उद्योग धंधे भी चौपट हो गए। जो युद्ध से उद्योगों का पर पूरा असर पड़ा, रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हुई, क्योंकि जो बाल्टिक समुद्र के रास्ते से विदेशों से जो निर्यात आयात हम करते, वो रशियन करते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। इसके मुकाबले औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे और 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छे सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया जाता, वो मर रहे थे। बीमार या कमज़ोर लोग थे जो इतना उत्पादन नहीं कर पाते थे, मजदूरी नहीं कर पाते थे। 1916 तक स्थिति यह हो गई थी कि जो राशन की दुकानें थी उन पर राशन नहीं था, रोटियों की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे थे। ठीक है, ब्रेड वगैरह जो है अवेलेबल नहीं थी। अब बात आती है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। फरवरी में पेट्रोग्राद, यानी कि जो वहाँ की जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद रख दिया था, उसका वहाँ पर क्रांति हो गई। 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राद की हालत कैसे हुई एकदम से क्रांति, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। शहर ऐसे बचा था कि बीच में जो नदी थी उसके एक तरफ मज़दूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाईं तरफ थे, ठीक है, यानी कि राइट साइड पर थे, और लेफ़्ट साइड पर बाएं किनारे पर जो अमीर लोग थे, फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें थी। ठीक है, जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मज़दूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी, और इस साल ठंड भी ज़्यादा थी, कोहरा और बर्फ़बारी भी ज़्यादा थी, और जो संसदीय प्रतिनिधि थी या निर्वाचित सरकार को बचाने के लिए वे ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। लेकिन उसने जो निकोलस जार था उसने उसको ड्यूमा को भंग कर दिया। अब
22 फरवरी को क्या हुआ, जो नेवा नदी के दाएं तरफ यानी कि मज़दूरों वाला जो इलाका था उसमें एक फैक्ट्री पर हड़ताल करके वहाँ पर तालाबंदी कर दी गई। इस फैक्ट्री के मज़दूरों में समर्थन में 50 फैक्ट्रियों की जो और अड़ोस पड़ोस में जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो मज़दूर भी उनके समर्थन में आ गए और वहाँ पर भी हड़ताल शुरू हो गई। इन हड़ताल का नेतृत्व लीडरशिप औरतें कर रही थी और इसी दिन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया था। ठीक है, 22 फरवरी बाद में दिया गया था। ठीक है, बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। ठीक है, 24 और 25 फरवरी को जो कर्फ्यू लगा दिया गया था, मज़दूरों को तितर बितर किया गया था, वो लोग फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात किया। 25 फरवरी की बात है कि उन्होंने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं इलाके में यानी कि अब वो अपने इलाके से दूसरे इलाके में जो अमीरों का इलाका था उस तरफ आ गए और जो भी पुलिस मुख्यालय थे या सरकारी बिल्डिंग्स थी या महल थे उन सब पर उन्होंने हमला करके तहस-नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों की कमी और जो लोकतांत्रिक अधिकार उन्हें नहीं मिले थे वो सब नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने इस पर नियंत्रण कायम करने के लिए घुड़सवार सैनिकों को आदेश दिया कि उन पर गोलियां चलाएं, लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया और हड़ताल वाले लोगों के साथ वो मिल गए और उन्होंने अपने ऑफिसर्स अधिकारियों पर ही गोलियां चला दी। ठीक है, अब जो उसी शाम को सिपाही और मज़दूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में इकट्ठा हुए जहां पर ड्यूमा की बैठक होती थी और 2 मार्च को उन्हें 2 मार्च तक का समय दिया गया, 25 फरवरी से 2 मार्च का, कि वो अपनी गद्दी को छोड़ दें। और सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। ठीक है, अब जो सोवियत था संघ थी यानी कि जो राजशाही थी और जो ड्यूमा के नेता थे उन्होंने एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया कि अब देश पर शासन वो करेगी, कोई राजा का शासन नहीं होगा। और उसका जो चुनाव का जो मताधिकार दिया गया वो वयस्क मताधिकार सभी को दिया गया और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। यानी कि अब फरवरी में राजशाही को हटाकर अब एक सरकार का गठन किया गया और उस पर जो सभी सारे प्रशासनिक कार्य की वो थे वो उस समिति के हाथ में आ गए। अब फरवरी के बाद क्या हुआ, अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें।